हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की जो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप एग्जाम्स के तीनों लेवल पे अगर आप देखते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का लेवल हो, चाहे वो मेंस का लेवल हो, चाहे वो इंटरव्यू का लेवल हो, तीनों लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आते रहते हैं। और अगर आप यूपीएससी या आईएएस के उसमें देखते हैं तो आईएएस में ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल में भी आप इसकी सहायता ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कमीशन, स्टेट कमीशन में अगर हम जाते हैं, जैसे यूपी कमीशन है, यूपी कमीशन ने क्या किया है, इस बार से उसने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है, तो इसकी भूमिका जीएस में बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री की समझ को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उसके बारे में आज बात करते हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपनाई जाने वाली भू राजस्व नीतियां कौन कौन सी थी। इसको हम कुछ पार्ट्स में तोड़ के देखेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी से पहले, कंपनी जब भारत में आई है उससे पहले भारत में किस प्रकार की भू राजस्व नीतियां कार्य कर रही थी। उन नीतियों को हम जानेंगे, तभी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस इसमें है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी शासन, जब कंपनी भारत में आती है तो उसने किन किन नीतियों को अडॉप्ट किया था। फिर हम आएंगे कि इन नीतियों को जब कंपनी ने अडॉप्ट किया तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, आखिर क्यों इन नीतियों की जरूरत पड़ी। क्या पुरानी नीतियां अच्छी नहीं थी, या उनकी सुविधा के अनुसार नहीं थी, या कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उन नीतियों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी नीतियों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां अपनाई गई हैं। इसके बाद देखेंगे इन नीतियों की विशेषताएं क्या थी। और लास्ट में हम आएंगे तो इनका देखेंगे कि विभिन्न जो वर्ग थे भारत के, विभिन्न वर्ग भारत के हो गए, किसान हो जिसमें किसान हो गए आपके, या कंपनी भी एक तरीके से उसमें संलग्न थी, इन पे क्या प्रभाव पड़ा इन नीतियों का। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कंपनी से पहले भारत में किस प्रकार की भू राजस्व नीति कार्य कर रही थी। तो उसको एक तरीके से कहा जाए तो परंपरागत नीतियां कहा जाता है। जैसे कि भारत में हम कंपनी से पहले मुगलों का शासन था। अगर मुगलों के समय की हम बात करते हैं तो जो उस समय जमींदार हुआ करते थे, जमींदार क्या करते थे, जमींदारों का वर्क क्या था। जमींदारों का वर्क एक प्रकार से किसानों से टैक्स को कलेक्शन करना था। वो एक प्रकार से एजेंट थे। वो शासन या सत्ता सरकार के क्या होते थे, वो टैक्स वसूली करता एक प्रकार के एजेंट हुआ करते थे। और गांव में जो भी मुखिया होता था, चाहे वो पाटिल हो, मिरासदार हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया है, तो उनके माध्यम से टैक्स को कलेक्ट करते थे। इसके अलावा और अधिकार उनको नहीं मिला था कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसानों का शोषण कर सकते थे। कई और अंतर थे। जैसे सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो क्या था कि परंपरागत रूप से जो टैक्स वसूली होती थी उस समय भूमि विक्रय की वस्तु नहीं थी। यह सबसे बड़ा डिफरेंस था कंपनी के आने के बाद। क्योंकि कंपनी जब आती है भारत में तो उसने क्या किया, उसने जमीन को खरीद और बिक्री की एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और जमीन क्या होती थी, जमीन की नीलामी होने लगी थी, जमीन खरीदी जाने लगी थी। यहीं से पूरे भारत की व्यवस्था का ढांचा बदलने लगता है। तीसरी चीज थी कि जो ट्रेडिशनल जो संबंध होता था मुगलों के समय, या हम उसके पहले की बात करते हैं, तो किसान और जमींदार, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता था एक प्रकार से पिता और पुत्र का रिलेशन होता था। पिता और पुत्र के रिलेशन का मतलब है कि जैसे बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, बहुत सारे लैंड्स ऐसे होती हैं गांव में या ग्राम समाज में कि जो किसान अपनी मर्जी से जिसका यूज कर पाता था। जैसे कि मान लीजिए खलिहान है, खलिहान में अपनी फसलों को ले जा करके उसके अनाज को अलग करना हो गया, या तालाब हो गया, तालाब से मछली पालन हो गया, चारागाह हो गया। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये ट्रेडिशनल अधिकार थे उनके। इस पे किसी प्रकार का, जैसे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे झोपड़पट्टी वगैरह रखना, तो इसमें जमींदार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। मतलब किसानों को ये परंपरागत रूप से ये अधिकार मिले हुए थे। दूसरी चीज कि जब भी कोई संकट आता था किसानों पे, तो जमींदार उनके साथ एक पिता पुत्र के संबंध के नाते उनके साथ खड़े होते थे और हमेशा उनके लिए सहयोग के लिए आगे बढ़ते थे। और ये चीजें आपको अंग्रेजों के समय में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम जब आगे आते हैं तो देखते हैं कि कंपनी को इस नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर क्या कौन से ऐसे कारण थे
कि जिनकी वजह से कंपनी को इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो एक शब्द है बुलियन। बुलियन का नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना हो या ना सुना हो, तो हम उसको क्लियर करेंगे। बुलियन का मतलब, जैसे कंपनी जब भारत में आती है तो उसका जो बेसिक उद्देश्य था, बेसिक उद्देश्य क्या था, वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। व्यापारिक कंपनी मतलब हमारे जो देश में जो प्रोडक्ट तैयार होते थे, जो कुटीर उद्योग था, जो हस्तशिल्प उद्योग था, वो उनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर थी। और कंपनी के जो एजेंट थे, जो गुमास्ता जिनको बोलते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग यहाँ पे आते थे, लोगों से इस सामान को खरीदते थे और खरीद करके अपने देश में ले जा करके महंगे दाम पर बेचते थे। तो इसके जो एवज में जो भारतीयों को जो मिलता था, भारतीयों को जो पेमेंट करते थे, जो पेमेंट्स, भाई उस समय गांधी जी तो कार्य करते नहीं थे, मतलब पैसे का उसमें कोई सिस्टम तो था नहीं ना, मोनेटाइज सिस्टम था। तो वो एक बुलियन लेकर आते थे और इसमें क्या होता था ये एक प्रकार के सोने और चांदी की महंगी धातुएं होती थी, इसमें महंगी धातुओं के सिक्के कह सकते हैं आप। इसका इतिहास बहुत ही बड़ा रहा है, आप आगे और देखेंगे तो बड़ा इस पर विवाद भी हुआ है, यहाँ तक कि ब्रिटेन की संसद में भी बहुत डिस्प्यूट हुआ है बुलियन को लेकर के। आप पॉलिटी के टॉपिक में जाएंगे तो एक टॉपिक आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक तरीके से कहा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बैकग्राउंड के रूप में बुलियन ही कार्य कर रहा था। बुलियन की जो समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं के निजात के लिए कंपनी ने अपनी कई सारी पॉलिसीज बनाई थी। तो होता क्या था कि जब वहां से भारत से सामान खरीदते थे और उस सामान को पेमेंट करने के लिए बुलियन लेकर आते थे, इसका विरोध कहाँ होता था, ब्रिटेन की संसद में होता था या वहां के राजे रजवाड़े विरोध करते थे। तो कंपनी को लगा भाई ऐसा कोई दूसरा उपाय हमको करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक उपाय सोचा कि ऐसा है क्यों ना हम यहाँ की जो जमीनें जिन पे हम कब्जा कर रहे हैं, जिन पे हम अधिकार कर रहे हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं और उसी टैक्स को हम पेमेंट के रूप में उनको वापस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोहरा शासन भारत का यहीं से शुरुआत होने लगती है। तो बुलियन के विकल्प के रूप में, बुलियन के विकल्प के रूप में इनको इस भू राजस्व व्यवस्था वाली नीति की आवश्यकता पड़ी है। दूसरी चीज, युद्ध का खर्च। कंपनी लगातार भारत में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के प्रयास कर रही थी और इस प्रयास में एक बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो रहा था, धन का खर्च हो रहा था, जो कहां से आएगा, वो टैक्स के माध्यम से आएगा। तो ये भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तीसरी चीज, वेतन। अंग्रेज जो अधिकारी थे, भारत में कार्य कर रहे थे, उन अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, वो वेतन कहां से आएगा, वो वेतन यह भू राजस्व नीति से कलेक्शन किए हुए टैक्स से आएगा। नेक्स्ट है भारतीय ग्रामों में घुसपैठ के लिए जो आवश्यक राजस्व था। अच्छा, कंपनी का जो उद्देश्य शुरुआत से था, क्योंकि भारतीय जो ग्राम थे वो माने गए थे आत्मनिर्भर ग्राम है, और इन आत्मनिर्भर ग्रामों में घुसपैठ करना उनका मूल उद्देश्य था, क्योंकि यहीं से वो क्या करते थे, यहीं से चीजों को एक्सप्लॉइट करते थे, यहीं से निकालते थे। अब शोषण करने के लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए जो आवश्यक धन की आवश्यकता होती थी, वो धन कहां से आएगा, वो टैक्स कलेक्शन से आएगा। नेक्स्ट है जो नए नए क्षेत्र कंपनी जीत रही थी, उन क्षेत्रों में एक सिस्टम डेवलप करने के लिए जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा लग रहा था, धन लग रहा था, वो कहां से आएगा, वो टैक्स कलेक्शन से आएगा। नेक्स्ट, द्वैध शासन। द्वैध शासन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा हो सकता है। भारत में 1765 से 1772, बहुत डिटेल में इसकी हम नहीं जाएंगे, बस एक थोड़ा सा जिक्र कर देंगे। 1765 से 1772 के बीच में एक व्यवस्था लाई गई थी जिसको द्वैध शासन के नाम से कहा जाता था। मतलब यहां पर एक प्रकार से दोहरी शासन प्रणाली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी और दोहरी प्रणाली थी। इसमें हम देख सकते हैं, इसको हम 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को भारत का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें आप बंगाल, बिहार, (1765) की संधि से अंग्रेजों को एक बड़ा हिस्सा मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस बड़े क्षेत्र में एक व्यवस्था डेवलप करनी थी उनको। और व्यवस्था डेवलप कैसे की जाए, व्यवस्था में जो मूल उद्देश्य था वो था राजस्व की वसूली, टैक्स। अब इतने बड़े क्षेत्र में टैक्स वसूली एक सिस्टम के माध्यम से ही हो सकती थी।
अनियोजित प्रकार से अगर करते तो वो असफल हो जाते। तो द्वैध शासन 1765 में जो हमने बताया है अभी कि द्वैध शासन के समय क्या हुआ था, दोहरे शासन में इतनी अव्यवस्था फैल चुकी थी, कंपनी के जो गुमास्ता थे वो भी लूट के ले जाते थे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व कलेक्शन के लिए एक शब्द होता था, इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। ये क्लाइव के समय की व्यवस्था थी, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे इसमें हम। 1765 से 72 प्रशासन के लिए जो व्यवस्था कार्य करती थी यहां पे, उसको निजामत बोलते थे। और दूसरा होता था रेवेन्यू के लिए, राजस्व के लिए जो व्यवस्था कार्य करती थी वो दीवानी अधिकार के अंतर्गत आता था। कहने का मतलब ये जो द्वैध शासन था, दोहरी व्यवस्था थी और रिस्पांसिबिलिटी किसी की नहीं होती थी। इसी व्यवस्था में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि इसका दूसरा उपाय करने का उनके लिए उन लोगों ने सोच लिया। तो ये हुई आपकी द्वैध शासन के अंतर्गत जो व्यवस्था थी, जो अराजकता फैल गई थी, उस अराजकता को दूर करने के लिए एक सिस्टम ले आना था। और ये सिस्टम, ये बैकग्राउंड काम कर रहा था नई भू राजस्व नीतियों के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, मेन टॉपिक पे, कि जो भू राजस्व नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी वो कौन कौन सी नीतियां थी। क्योंकि भारत में विविधता वाला क्षेत्र है, क्षेत्र बड़ा था उनका, धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियों का संचालन उन लोगों ने किया था। सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त, दूसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। तो हम कोशिश करेंगे कि आज अस्थाई बंदोबस्त हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, अब अस्थाई बंदोबस्त को देखने के लिए इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, किसकी वजह से अस्थाई बंदोबस्त लाया गया है। उसके बाद इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जो बैकग्राउंड हम लोगों ने अभी बात किया है, लगभग काफी सारी चीजें इसमें संलिप्त थी। जैसे हमने कहा है कि 1765 की इलाहाबाद की जो संधि थी, उस संधि के पश्चात अंग्रेजों के पास या कंपनी के पास एक बड़ा हिस्सा भारत का आ गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। इन क्षेत्रों में एक व्यवस्था लानी थी, किसके लिए, भू राजस्व के कलेक्शन के लिए। और यही आपका अस्थाई बंदोबस्त, यहीं से आपका अस्थाई बंदोबस्त निकल के आता है। दूसरी चीज थी उसकी विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और तीसरी विभिन्न वर्गों पे उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं पृष्ठभूमि, क्या बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड मैंने बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नए क्षेत्रों पर अधिकार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1765 की इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मिला था। सेकंड सबसे बड़ी चीज थी, एक परमानेंट रेवेन्यू का सोर्स अंग्रेजों को बनाना था कि एक अस्थाई राजस्व उनको मिलने लगे भारत से। तीसरी चीज थी द्वैध शासन के समय जो अराजकता फैली थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी करी है। चौथी चीज थी जो 1793 में आपकी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आती है। इस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के पहले 1765 इसके बीच में जो प्रयोग किए गए थे, उन प्रयोगों को देखना है कि ये प्रयोग कितना सफल हुए, कितना नहीं सफल हुए। और इन प्रयोगों को देखते हुए जो अनुभव मिला है, उस अनुभव के बाद ये व्यवस्था यहां पे लाके अस्थाई कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो विभिन्न वर्ग थे, खासकर विभिन्न वर्ग अधिकारियों का जो वर्ग था उनका, जिसमें कि आपके गवर्नर जनरल हो गए, एक रिकॉर्ड कीपर हुआ करता था उस समय जेम्स ग्रांट के नाम से,
और एक जॉन सोर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनमें आपस में जो विचार विमर्श हुआ, इन विचार विमर्श के पश्चात और पुराने अनुभवों से सीख के पश्चात जो एक मिक्स व्यवस्था आई, जो एक मिला जुला रूप आया, वहीं से निकल के क्या आता है, अस्थाई बंदोबस्त। अब क्या क्या अनुभव थे, इसके पहले इन लोगों ने क्या व्यवस्थाएं अपनाई थी, तो आप देखेंगे 1772 में वारेन हेस्टिक्स का कार्यकाल था। वारेन हेस्टिक्स ने जो व्यवस्था अपनाई थी, उस व्यवस्था को थोड़े दिन चलाया गया, जिसे 1 वर्षीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब टैक्स की वसूली प्रतिवर्ष के आधार पर की जाएगी। इसके बाद 1790 में यह व्यवस्था आती है, इसको 10 वर्ष के लिए अडॉप्ट किया गया है। फिर इन्हीं व्यवस्थाओं से अनुभव लेते हुए 1793 में इसको क्या कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया था। विभिन्न विचार विमर्श, अब इसमें 3 पार्ट हैं। विचार विमर्श किसके बीच में होगा, शासन के जो अधिकारी हुआ करते थे उस समय, उनके बीच में विचार विमर्श होना है। अब उसमें एक नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये उस समय कौन थे, ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। दूसरा जॉन सोर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अभी भी होता है, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, सेलेक्ट होंगे, आईएएस बनेंगे, जो भी बनेंगे, खासकर रेवेन्यू के सेवा में, तो रेवेन्यू के सेवा का जो सर्वोच्च विभाग होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज भी होता है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उस समय के जॉन सोर जी क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। एक पद होता है आरके, जिसको रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं, शासन में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। जो सारे जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की रखवाली करने वाला ये पद होता है रिकॉर्ड कीपर। ये चार्ल्स ग्रांट जी थे। आप अस्थाई बंदोबस्त जब भी पढ़ेंगे, आपको 3 नाम हमेशा दिखने में आएंगे। तो ये वो तीनों व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों ने आपस में चर्चाएं करी। इनमें आपस में कई सारे मतभेद भी थे, और उन मतभेद कौन कौन से थे ये हमको देखना है। जो प्रश्न थे इनके सामने, वो 3 प्रश्न थे मेन। सबसे पहला, ये जो पूरी व्यवस्था है वो किसके साथ लागू की जाए। दूसरी चीज कि जो टैक्स का जो दर, उसकी जो रेट होगा, रेट ऑफ टैक्स होगा, दर होगी, वो कितनी होगी। तीसरी चीज, ये व्यवस्था कुछ समय के लिए की जाए या इसको अस्थाई रूप प्रदान कर दिया जाए। इसको हम समय काल कह सकते हैं, समय, कितने समय के लिए, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों पे इन तीनों व्यक्तियों में विचार विमर्श हुआ है लगातार, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है, वो निष्कर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल किया गया है। अब हम आते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। देखिए सॉरी, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। यह हिस्सा आप लोगों ने देख चुका है, आप लोगों ने देख लिया है इसको। यह कहां से मिला था, 1765 की इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को यह हिस्सा हासिल हुआ था। दूसरी चीज, लगान की जो दर थी, जो टैक्स का जो रेट था, वो फिक्स कर दिया गया। फिक्स क्या किया गया, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक 1/11 और 10/11, मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन किया जाएगा उसका 10/11% ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा कंपनी के पास। और ये हिस्सा किसके पास जाएगा, ये जमींदारों को उनकी सेवा के रूप में मिलेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये तो कंपनी ने फिक्स कर दिया कि हम इतना लेंगे, जमींदारों को इतना मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया उसने कि किसानों से कितना किया जाएगा। ये इस व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, और शोषण का सबसे बड़ा जो माध्यम बनता है, शोषण का जो कारण बनता है, वो यही बनता है कि कंपनी ने यह निर्धारित नहीं किया किसानों से कितना लिया जाएगा, इसके बारे में बात नहीं की, ठीक है।
तो यही समस्या क्रिएट करता है सारी व्यवस्था में। सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करने का जो पॉइंट है वो यही है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि किसानों से कितना लिया जाएगा ये तय नहीं किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं जमींदारों को क्या मान लिया गया, भूमि का स्वामी मान लिया गया। अच्छा, पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल समय में देखा था, जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें देखा था कि जमींदार क्या था, टैक्स को केवल वसूल करता था, उसका एक एजेंट होता था, टैक्स वसूली वाला एक एजेंट हुआ करता था और टैक्स वसूली का काम करता था। जमीन के आंतरिक मामलों में या किसानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन जो ये नया वर्ग आया था जमींदार, उसे क्या किया गया, भूमि का स्वामी मान लिया गया था। और भूमि का स्वामी का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से किसान इसकी दया पर निर्भर हो गए। जो हमने बताया था परंपरागत रूप से जो जमीनें थी जिसमें वो मछली पालन कर लेता था या चारागाह के रूप में यूज कर लेता था या झोपड़पट्टी के रूप में यूज कर लेता था, वो अब सारी चीजें लगभग वैन हो गई, किसानों का उस पर से अधिकार समाप्त हो चुका था। अच्छा, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था की अगर बात कही जाए तो टोटल जो अंग्रेजों की जो लैंड थी उसका 19%, उसके टोटल 19% हिस्से पे व्यवस्था लागू की गई थी। 19% जो एरिया था तत्कालीन अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसके 19% भाग पे अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसको दो चार और नामों से भी जानते हैं, जैसे जमींदारी व्यवस्था हो गई, इस्तमरारी व्यवस्था हो गई, इस्तमरारी व्यवस्था अलग से आएगा, कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, जमींदारी व्यवस्था, ये सारा अस्थाई बंदोबस्त का ही नाम है, ठीक है। एक चीज और आई थी, सूर्यास्त कानून। अब इसमें 3 कड़ी जुड़ गई हैं, कंपनी, जमींदार और किसान। कंपनी शासन ने एक कानून बनाया जिसका नाम है सूर्यास्त कानून। इसका मतलब यह होता था कि जैसे एक कोई दिन निर्धारित किया गया कि जमींदार इस दिन क्या करेगा, टैक्स को ला करके कलेक्शन करके टैक्स को राजस्व में जमा कर देगा। तो उस दिन सूर्य अस्त होने से पहले, सनसेट क्लॉज, सूर्य अस्त होने से पहले जमींदार की जिम्मेदारी थी कि टैक्स को सरकारी राजस्व में जाके जमा कर देगा, और नहीं कर पाता है तो उसकी जमीन क्या हो जाएगी, वो नीलाम कर दी जाएगी या लैप्स कर ली जाएगी। और ये जमींदारों के लिए भी ये इतनी बड़ी समस्या क्रिएट करता है कि ये मान के चलिए आगे के समय में कम से कम 50% जमींदारों की जमीनें क्या हो गई, वो नीलाम कर दी गई, ठीक है। तो ये अस्थाई बंदोबस्त की क्या थी, ये विशेषताएं थी। अच्छा, एक चीज और, ये मेंस में ये टॉपिक कभी पूछ सकता है, मेंस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कि आखिर जमींदारों का भूमि का स्वामी माना क्यों गया। भाई, जब एक व्यवस्था भारत में ट्रेडिशनल काल से चली आ रही थी, परंपरागत समय से चली आ रही थी, तो उस व्यवस्था को क्यों अडॉप्ट नहीं किया गया, जमींदारों को क्यों मान लिया गया। क्या ऐसे मतलब क्या ऐसी समस्याएं थी कि परंपरागत व्यवस्था सही नहीं ठहर पा रही थी उनके समय। एक तो ये विवाद, इतिहासकार जो है उनमें विवाद का भी मुद्दा है, इसमें बहुत हमको विवाद में नहीं जाना है प्रेजेंट टाइम में। सबसे बड़ी चीज थी कि जो उनका अनुभव था अंग्रेज सरकार का या कंपनी का, कंपनी कहेंगे हम लोग, कंपनी का जो अनुभव था वो आए कहां से थे, इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड में एक जमींदारी व्यवस्था काम करती थी, और इंग्लैंड के जो जमींदार हुआ करते थे वो भूमि के वास्तविक मालिक थे। वास्तविक मालिक का मतलब ये होता है कि वो जमींदारों में एक प्रकार से क्या करते थे, निवेश करते थे, जमीन में निवेश करते थे, जिससे उत्पादन बढ़ता था। लेकिन भारत में जो जमींदार बनाए गए वो क्रिएट किए गए जमींदार थे, क्योंकि नीलामी व्यवस्था के आधार पर जमींदारी बनाई गई थी, तो क्रिएटिव था, एक तरीके से क्रिएट किया गया था। तो उन जमींदारों ने, ये भारत के जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी प्रकार का ना तो निवेश किया, ना जमीनों में रुचि दिखाई, ना उत्पादन से कोई उनको मतलब था। उनको कठोरता से केवल क्या करना था, भारत में कठोरता से केवल टैक्स कलेक्शन करते थे। टैक्स की वसूली करना उनका केवल कार्य रह गया, और इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि जमीनें धीरे धीरे क्या होती गई, वो बंजर होती गई, किसान पूरी तरह से बर्बाद होते चले गए, वो पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होते चले गए। नेक्स्ट है राजनीतिक सहयोगी।
जब इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया तो उनके मन में यह था कि ये व्यवस्था क्या करेगी, हमको भारत में एक राजनीतिक सहयोगी के रूप में हमको दे देगी। और ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल, आपको सबसे बड़ा जो लाभ मिला अंग्रेजों को, आपने देखा होगा समय समय पे जो विद्रोह हुआ करते थे कंपनी के, उन विद्रोहों के दमन में क्या था, ये भूमिका निभाते थे। आपको याद हो कैनिंग ने 1857 के विद्रोह में इनको क्या कहा था, तीर में तरंगरोधक के रूप में इनको संज्ञा दी थी, तीर में तरंगरोधक। ठीक है, तीर में तरंगरोधक के रूप में इनको कहा था। मतलब ये एक प्रकार से अंग्रेजों के सहयोगी हो गए, और जब भी कभी छोटे मोटे विद्रोह होते थे, उस विद्रोहों को दबाने में ये अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ देते थे। नेक्स्ट है वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा का मतलब ये था कि जो भी जमींदार थे, लगभग ये सारे लोग ये मान के चलिए कि क्योंकि जमीनें नीलामी के माध्यम से जमीनों को लेते थे, तो सबके पास अपनी एक निश्चित संपत्ति हुआ करती थी, और उस संपत्ति को गिरवी रख के एक प्रकार से वो संपत्ति रखी जाती थी कि इस संपत्ति के बेस पे आपको नीलामी मिल रही है। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि जब भी जमींदार टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाएगा या टैक्स को रेवेन्यू उसमें सरकार के राजस्व में नहीं जमा कर पाएगा, तो उसकी क्या होगी, उसकी संपत्ति क्या कर लेंगे, हम लैप्स कर लेंगे। तो उसकी संपत्ति जो थी एक प्रकार से वो वित्तीय सुरक्षा देती थी, वो गारंटी देती थी कि हाँ हमारे पास क्या है, अंग्रेजों का नुकसान नहीं होने पाएगा। अगर किसान टैक्स नहीं दे पा रहा है, उत्पादन गिर जा रहा है किसी भी कारण से, तब भी हमारा नुकसान अंग्रेजों का नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो इनकी संपत्ति होती थी जमींदारों की, वो संपत्ति वहां से लैप्स कर ली जाती थी। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था क्या थी, आसान थी और कम खर्चीली थी। अगर इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए अंग्रेज या कंपनी शासन अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति करती, तो उनको बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ता, वेतन देना पड़ता, ये अधिक मात्रा में अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती। और जब यह व्यवस्था जमींदारों के माध्यम से संचालित होने लगी, तो इसका लाभ ये मिला कि अंग्रेज जो अधिकारी होते थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, वो फ्री हो गए। किसके? और जब वो फ्री हो गए तो उनका उपयोग कंपनी अपने अन्य कार्यों में करने लगी, खासकर जैसे न्याय देने के मामले में, या शासन को संचालित करने में, या विद्रोहों का दमन करने में उनको संचालित करने लगी। दूसरी चीज कि कंपनी का ये मानना था कि जो जमींदार हैं, वो जमींदार इन्हीं के किसानों के या इन्हीं के समाज से आए हुए वर्ग हैं, इन्हीं के समाज से निकले हुए लोग हैं। तो ये एक प्रकार से ये किसानों के प्राकृतिक नेता के रूप में भी ये खड़े हो जाएंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी, जिधर जाने की जरूरत पड़ेगी, जमींदार जिधर कह देगा किसान उधर जा सकते हैं। तो एक प्रकार से वो प्राकृतिक नेता के रूप में उनका इस्तेमाल करना चाहते थे। नेक्स्ट है खेती में सुधार की उम्मीद। अंग्रेजों को यह लगा कि जिस प्रकार इंग्लैंड में जमींदारी व्यवस्था, जिसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, लॉर्डशिप होती है अंग्रेजों वहां पे चलती है, तो वहां के जो जमींदार थे वो क्या करते थे, वो जमीनों में निवेश करते थे। निवेश करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यहां पे व्यवस्था उसके विपरीत आई, क्योंकि ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, एक प्रकार से ये जमींदारी व्यवस्था ऊपरी स्तर पे थी। तो ये बाहर से नीलामी वाले जमींदार थे, इन्होंने जमीनों को खरीदा हुआ था, इन्होंने जमीन को क्या किया था, पैसा पेमेंट करके खरीदा था। तो इनकी रुचि जमीनों के या कृषि के उत्पादन में किसी प्रकार से नहीं थी, इनकी रुचि केवल अधिक से अधिक टैक्स के कलेक्शन में थी। तो ये व्यवस्था एक प्रकार से फेल हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यवस्था का विभिन्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो विभिन्न वर्ग थे, वर्ग कौन कौन सा था, कौन कौन से वर्ग उसमें संलग्न थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसान और जमींदार, 3 वर्ग थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो एक प्रकार से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, जहां एक अस्थायी वित्तीय सुरक्षा मिलती है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ इनका नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे होता है कि जमींदार क्या करते थे, जमींदार अधिक से अधिक बोली लगा करके जमीनों को खरीद तो लेते थे, लेकिन वास्तविक वसूली नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि उस जमीन की वास्तविक क्षमता उतनी नहीं होती थी, और इसलिए जब टैक्स का कलेक्शन उतना नहीं होता था, जमीनें लैप्स कर ली जाती थी, और इसलिए उनको क्या होता था, नुकसान भी होता था। सकारात्मक के रूप में कहा जाए तो एक फिक्स इनकम उनको मिल गई, भाई हाँ ठीक है, अगर उत्पादन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको क्या हो रहा है, एक फिक्स हमको रेवेन्यू मिल जा रहा है। लेकिन
दूसरी तरफ अगर किसान किसी भी कारण से उत्पादन में वृद्धि कर ले रहा है तो इस बढ़े हुए उत्पादन में अंग्रेजों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ये कहां जाता था? ये जमींदारों के हिस्से में चला जाता था या तो किसानों के पास चला जाता था। तो ये किसानों, ये क्या हुआ है, ये कंपनी के लिए एक प्रकार से नुकसान भी हुआ। ये कंपनी को रेवेन्यू का नुकसान भी होता है। आगे चलकर इसी व्यवस्था से अनुभव लेते हुए अन्य क्षेत्रों में कंपनी ने क्या किया, टैक्स वसूली की जो दर थी, जो अस्थाई बनाया था, उसको परिवर्तनशील रखा है। आप महलवाड़ी में देखेंगे, रैयतवाड़ी में देखेंगे तो उनको लग गया कि भाई अनुभव गलत हो गया हमारा, हमको क्या करना है आगे, टैक्स चेंज भी हम कर सकते हैं समय समय पर। दूसरा था किसान। अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो एक मैंने बताया था इनको एक सहयोगी का जो वर्ग प्राप्त हुआ, यह सबसे बड़ा लाभ था इनका। सहयोगी वर्ग जो मिला है वो सबसे बड़ा लाभ था इनका। खासकर इनको विद्रोहों में, जब विद्रोह होते थे उनके दमन में ये अंग्रेजों का पूरी तरह से ये साथ देते थे। किसान, सबसे बुरी दशा अगर किसी की होती है इसमें तो किसकी होती है? वो होती है किसानों की। किसान बेचारे क्या करते हैं, ये पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए। हमने ये कहा था कि कंपनी ने अपना हिस्सा निर्धारित कर लिया, जमींदारों का हिस्सा निर्धारित हो गया, लेकिन यह नहीं कहा गया कि किसानों से जमींदार कितना वसूलेगा, पहली चीज। दूसरा नुकसान यहां हुआ कि जो उनके परंपरागत जो अधिकार होते थे, जो मैंने बताया है कि चारागाह का हो गया, तालाब का हो गया, तो वो नुकसान खलिहान के हो गए। वो क्या हुआ, वो पूरी तरह से उनसे छीन लिया गया था। और किसानों की जमीनें हमेशा, मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा होता था, किसान बेचारे किसी बड़ी मुश्किल से ही अपना टैक्स की भरपाई कर पाते थे। और यहीं से भारतीय कृषि की दशा जो है लगातार आगे बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि टैक्स के जो रेट थे वो इतने ज्यादा थे कि अगर औसत की बात कही जाए तो ये मान के चलिए कि औसत ये रेट 60 से 70% तक पहुंच जाते थे। मुगल काल में अगर बात कही जाए या भारत में पहले भी कहा जाए तो अधिकतम जो टैक्स होता था वो 50% रहता था। इससे ज्यादा टैक्स जनरली देखने को नहीं मिलता है, और इनके यहां ये औसत टैक्स होता था। इतना अधिक टैक्स किसान आखिर कैसे चुका सकता है? नेक्स्ट है जमींदार। जमींदारों के बारे में बताया, जमींदार सामान्यतः अगर ये कहा जाए तो जमींदार भी लाभ की स्थिति में नहीं थे, नुकसान में ही थे। क्यों? क्योंकि बोली, अधिक से अधिक बोली लगाकर, बोली में बढ़ चढ़ करके जमीनों को ले तो लेते थे, लेकिन उस जमीन की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती थी कि उससे उतनी वसूली हो पाए। और इसलिए क्या होता था, इसलिए सूर्यास्त कानून के माध्यम से अधिकांश जमींदारों की जो जमीनें थी वो लैप्स कर ली जाती थी और इनकी जमींदारी छिन जाती थी। ये आपका था अस्थाई बंदोबस्त। इसके परिणाम की बात हम लोगों ने कर ली है। इसके परिणाम क्या आए हैं? अच्छा, इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी इससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उनके बारे में चर्चा कर दें। ये कभी कभी प्रीलिम्स में भी सवाल ये पूछ लेता है और नहीं पूछता है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि किताबों में या हर जगह इसका जिक्र होता है। दूरस्थ जमींदारी, अनुपस्थित जमींदारी और उप सामंतीकरण। दूरस्थ जमींदारी और अनुपस्थित जमींदारी, इसको एब्सेंटी जमींदारी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये था कि जैसे जमीन नीलाम की गई, मान लीजिए ये लैंड है, राइट, ये लैंड है किसान की, इसकी जो बोली लग रही है वो कोई एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा है और उसने बोली लगाकर इस जमीन को खरीद लिया है। वह व्यक्ति, उसका मतलब ही नहीं है कि जमीन कहां कहां है, उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, खेत अच्छा है कि बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो दूर बैठा हुआ है, कहीं कहां, शहर में बैठा हुआ है। और इसी व्यवस्था को बोलते थे दूरस्थ जमींदारी। और इसी से रिलेटेड है अनुपस्थित, मतलब वो अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब एब्सेंटी जो जमींदारी होती थी वो अनुपस्थित जमींदारी के रूप में होती थी। तीसरी चीज है उपसामंतीकरण। उपसामंतीकरण का मतलब होता है कि जैसे एक जमींदार ये बड़ा है, इस जमींदार ने क्या किया, इस जमीन को ले लिया। अब डायरेक्टली वो जमींदार अनुपस्थित है या इतना दूर बैठा है अपनी वास्तविक जमीन से कि उसको देख रेख उसकी नहीं कर सकता है। उसने क्या किया कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया।
या अपने किसी अंडर में एक हायरार्की बना ली कि हमारे अंडर में आप ये हैं, आपको ये चीजें, ये जमीन जो है आपको अपनी निगरानी में संचालित करनी है। या छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया और सबको एक जमींदार बना दिया, छोटे जमींदार। इसी व्यवस्था को बोलते हैं उपसामंतीकरण। उपसामंतीकरण, ठीक है। ये आपका था अस्थाई बंदोबस्त और इससे जुड़ी हुई विभिन्न शब्दावलियां। इसके बाद नेक्स्ट व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम किसी दिन फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको देखना है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। उम्मीद करता हूं कि अस्थाई बंदोबस्त आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।